स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में आपका वेलकम है। और मैं आज आप लोगों को चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का टॉपिक पॉलन ग्रेन और उसका स्ट्रक्चर और उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताऊंगा, तो ध्यान से सुनेंगे। ये पॉलन ग्रेन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो फूल के मेल पार्ट में बनता है, स्टामेन में बनता है। और स्टामेन के कौन से भाग में बनेगा, तो वो एंथर में बनेगा। एंथर में इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। और माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। उस स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर बनता है। क्या बनता है? माइक्रोस्पोर। और वो माइक्रोस्पोर आगे चल कर के पॉलन ग्रेन का रूप ले लेता है। ठीक है, तो उसी पॉलन ग्रेन के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो देखते हैं पॉलन ग्रेन का क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है और उसका इम्पोर्टेंस पढ़ना है। ठीक है, तो पहले पॉलन ग्रेन को डिफाइन कर सकते हैं, तो कर ले। क्या है यहाँ पे? द हैप्लॉइड मोस्टली टू सेल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये पॉलन ग्रेन जो होता है, जितने भी सेल का होगा वो हैप्लॉइड होगा, सिंगल सेल से बना होगा। ये सिंगल सेट क्रोमोसोम होगा एक एक सेल में। ठीक है, और ज़्यादातर पॉलन ग्रेन जो होता है एंजियोस्पर्म में, जो फूल बनाने वाले पौधे हैं जिसमें फूल, बीज और फल दोनों बनता है, उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। उसके अंदर में क्या होता है कि ज़्यादातर पॉलन ग्रेन क्या होता है, 60% और एबव प्लांट स्पीशीज जो हैं वो क्या करते हैं कि 2 सेल वाला पॉलन ग्रेन बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया हैप्लॉइड, वो दोनों सेल हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड मोस्टली 2 सेल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोस्पोरेंजियम। कहाँ बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। आप लोगों को बताया गया था कि ये एंथर है, ये फिलामेंट है, दोनों मिलके स्टामेन हो गया। इस एंथर को तीस काटा जाता है, तो इस तरह से चार स्ट्रक्चर, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, कॉर्नर पे माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, उसी स्पोरोजिनस टिश्यू से बनता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में बनता है। किसके माइक्रोस्पोरेंजियम में? स्टामेन। ये जो स्टामेन है उसके एंथर के माइक्रोस्पोरेंजियम में बनेगा। विच आफ्टर शेडिंग, जब ये मैच्योर हो जाएगा और ये यहाँ से डिहाइस कर जाएगा, यानी कि फट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ से जितने भी पॉलन ग्रेन है वो सब बाहर रिलीज हो जाएंगे, बाहर शेड कर जाएंगे। और शेड कर जाएंगे तो कहीं फ्लावरिंग प्लांट, ये फूल जो होगा वहाँ पे क्या होगा, स्टिग्मा होगा, कार्पेल का या पिस्टिल का स्टिग्मा होगा। ये पॉलन ग्रेन या तो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा या कोई भी बायोटिक एजेंट जैसे कीड़ा मकोड़ा हो गया और भी दूसरे एनिमल्स के द्वारा क्या होगा कि पॉलन ग्रेन यहाँ से स्टिग्मा तक चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं, जो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो जर्मिनेशन के लिए रेडी होगा। यहाँ पे जर्मिनेशन होगा, सेम स्पीशीज का अगर होगा ये पॉलन ग्रेन, तो क्या होगा कि यहाँ पे जर्मिनेशन हो जाएगा। जर्मिनेशन होने का मतलब ये हुआ कि पॉलन ट्यूब बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ट्यूब बनेगा और आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, एक बार फिर से पढ़ लिए। हैप्लॉइड मोस्टली 2 सेल्ड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ स्टामेन विच आफ्टर शेडिंग, जो झरने के बाद रेडी टू जर्मिनेट, वो तैयार रहता है जर्मिनेशन के लिए, अंकुरण के लिए। यहाँ पे स्टिग्मा पे, कहाँ पे? स्टिग्मा पे, कॉल पॉलन ग्रेन। उसी को क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, अब आगे है पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन जो होता है
वो वास्तव में मेल गेमेटोफाइट होता है। आप लोगों को एक बार और याद दिला दूं कि जब हम एल्गी पढ़ रहे थे, उसका ब्रायोफाइट पढ़ रहे थे, टेरिडोफाइट पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर ही बहुत बार गैमेटोफाइट का, स्पोरोफाइट का नाम आता है, चर्चा होता है। ठीक है, तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होता है, आप सिंपल लैंग्वेज समझ लीजिए। गैमेटोफाइट का पूरा बॉडी हैप्लॉइड होगा और वो गैमेट बनाएगा। ठीक है, और स्पोरोफाइट वो होता है जो गैमेट यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट, उस जाइगोट से जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कंटिन्यू बनता रहता है उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, तो जब हम थैलोफाइट की बात करते हैं, थैलोफाइट में क्या होता है, यानी एल्गी यहाँ पे कहा जा रहा है, एल्गी में गैमेटोफाइट जो होता है वो मेन बॉडी होता है। गैमेटोफाइट क्या होता है, मेन बॉडी होता है, ये स्ट्रक्चर में बड़ा होता है स्पोरोफाइट की तुलना में। ठीक है, उसी तरीके से ब्रायोफाइट में क्या होता है कि मेन बॉडी गैमेटोफाइट होगा और वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा, स्पोरोफाइट कम डेवलप्ड होगा। ठीक है, किसमें, ब्रायोफाइट में मेल बॉडी गैमेटोफाइट ज़्यादा डेवलप्ड होगा और स्पोरोफाइट कम डेवलप्ड होगा ब्रायोफाइट में। उसी तरीके से टेरिडोफाइट में क्या होता है कि थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, स्पोरोफाइट ज़्यादा डेवलप होता है, गैमेटोफाइट कम डेवलप होता है। देखिए यहीं पर से ट्रांजिशन हो जाता है, उलट जाता है, यानी कि जो गैमेटोफाइट है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है और स्पोरोफाइट क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। किसमें, टेरिडोफाइट में, जिसमें फर्न आता है। तो टेरिडोफाइट में क्या होता है, गैमेटोफाइट रिड्यूस होने लगेगा और स्पोरोफाइट डेवलप होने लगेगा। जिम्नोस्पर्म में जाएंगे तो स्पोरोफाइट और अच्छा खासा वेल डेवलप्ड हो जाएगा, गैमेटोफाइट बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा। और जब एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट की बात आती है तो गैमेटोफाइट बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा और स्पोरोफाइट जो है वो बहुत ही बड़ा, यानी हम जो पेड़ देखेंगे वो स्पोरोफाइट होगा और गैमेटोफाइट जो होगा बहुत ही छोटा, माइन्यूट या माइक्रोस्कोपिक कह सकते हैं, वो हो जाएगा। तो पॉलन ग्रेन जो है वो एंजियोस्पर्म का क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, तो इसलिए पॉलन ग्रेन को क्या कहा गया है, मेल गैमेटोफाइट कह रहा है। ठीक है, उसके बाद है पॉलन ग्रेन्स आर डिफरेंट इन आर्किटेक्चर। पॉलन ग्रेन्स आर ऑफ डिफरेंट इन आर्किटेक्चर, यानी कि इसका जो पॉलन ग्रेन जो होता है उसका बनावट अलग अलग होता है। उसको आप अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कोई इस तरह से कांटेदार पॉलन ग्रेन होगा, कोई बिल्कुल स्मूथ होगा, कोई बिल्कुल ओवल होगा। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग डिजाइन वाला, अलग अलग शेप वाला, साइज वाला, कलर वाला आपको पॉलन ग्रेन मिलेगा देखने को। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग शेप, साइज, कलर का हो सकता है। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है पॉलन ग्रेन का, वो रेंज है उसका 25 टू 50 माइक्रोमीटर, 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर तक का क्या होगा कि वो पॉलन ग्रेन का साइज हो सकता है डायमीटर में। ठीक है, स्टूडेंट, तो अब हम लोग देखते हैं कि पॉलन ग्रेन में जो स्ट्रक्चर है उसमें कितने लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें 2 लेयर होते हैं। पहला लेयर है एक्साइन और उसके अंदर यानी इंटरनल लेयर होगा इंटाइन। ठीक है, तो एक्साइन में क्या होता है देखेंगे जरा। मान लो कि ये पॉलन ग्रेन है। ठीक है, पॉलन ग्रेन का बाहर का स्ट्रक्चर है और ये उसके अंदर का स्ट्रक्चर है। ये एक्साइन है
और ये अंदर का जो लेयर है ये इंटाइन है। क्या है? आउटर हार्ड लेयर। एक्साइन क्या है? बाहर का कड़ा लेयर है, मजबूत लेयर है, ठीक है। मेड ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन जो है वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो बहुत ही रेसिस्टेंट होता है, यानी कि जितने भी रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है उसमें से एक स्पोरोपोलिनिन भी है, जो क्या करता है? टॉलरेट करता है, बर्दाश्त करता है। किस चीज़ को बर्दाश्त करेगा? तो हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली, वो ज़्यादा धूप गर्मी को वो बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद अगर उस पर एसिड भी डल गया तो भी वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, ये मटेरियल, ये आउटर लेयर। और जब उस पर एल्कली डाला जाए तो भी वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है स्पोरोपोलिनिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट, बहुत ज़्यादा प्रतिरोधी होता है ये ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत सारे हैं जो रेसिस्टेंट है, उसमें से एक स्पोरोपोलिनिन भी है, ठीक है। और इसीलिए वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। ये क्या होता है? फॉसिल के फॉर्म में, यानी कि ये जितना भी नीचे दब जाए ज़मीन के नीचे, इसका पेड़ जो है दूसरा पार्ट जो है वो कोयला बन जाए या कोई दूसरा मटेरियल बन जाएगा, एमॉर्फस सब्सटेंस बन जाएगा, लेकिन ये जो पोलन ग्रेन का ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, ये जो पोलन ग्रेन का डिज़ाइन है, ये एज इट इज़ रहेगा, वैसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये फॉसिल के फॉर्म में भी हो सकता है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे हम लोगों को ये फ़ायदा होगा कि हम लोग अगर बहुत नीचे से फॉसिल जो सब्सटेंसेज है उसको अगर निकालेंगे और उसमें अगर हमको पोलन ग्रेन मिला और वो पोलन ग्रेन का आउटर स्ट्रक्चर अगर अभी के किसी प्लांट से अगर मिल रहा होगा, अब अभी के किसी प्लांट के पोलन ग्रेन से मिल रहा होगा, तो क्या होगा कि हम उसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि ये जो आज स्पीशीज है प्लांट की इस ज़मीन पर, इसका रिलेशन कितना, इसका रिलेटेड जो स्पीशीज है वो कितना पुराना होगा और कितना पहले रहा होगा, ठीक है। तो ये हमको इवोल्यूशन में भी मदद करेगा। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है लेयर है, इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद है जर्म पोर प्रेजेंट ऑन एक्साइन। एक्साइन पे क्या होगा? जर्म पोर होगा। यहाँ मैंने कंटिन्यूअस बना दिया, लगातार बना दिया है, कहीं पर भी इसको खोला नहीं है, ठीक है। इसलिए नहीं खोला है कि आप लोगों को समझाना था। ये अगर कंटिन्यू रहेगा, बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो कुछ भी इसके अंदर है मटेरियल, वो बाहर कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा। इसीलिए जब भी आप लोग पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके एक्साइन को कंटिन्यूअस नहीं बनाएंगे, डिसकंटिन्यूअस बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपको एक जर्म पोर देना बहुत ज़रूरी है। एक जर्म पोर बना देंगे। वो जो ये जो जर्म पोर है, जर्म पोर, ये जर्म पोर जो है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है देना, इसको नहीं भूलिएगा आप लोग जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये जर्म पोर जो है वो एक्साइन में होता है, ठीक है। ये क्यों होता है वो आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी सेल है उसको बाहर निकलना है। बाहर निकलना है तो क्या होगा? जब तक कोई दरवाज़ा नहीं होगा वो बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए जर्म पोर होना ज़रूरी होता है। आगे है, इसीलिए लिखिएगा एक्साइन इज डिसकंटिन्यूअस लेयर। एक्साइन जो होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। डिजाइन ऑन पोलन ग्रेन आर एग्जिबिटेड बाय एक्साइन। अभी मैंने बताया कि ऊपर का जो स्ट्रक्चर है बनावट वो एक्साइन में होता है, इसीलिए एक्साइन ही एग्जिबिट करेगा जो भी डिजाइन होगा। ये बता ही दिया है। अब आते हैं इंटाइन पे। ये इंटाइन क्या होता है? स्टूडेंट, तो अब देखिए, यह है इंटाइन, सबसे अंदर वाला लेयर है। यहाँ लिखा हुआ है इनर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का अंदर वाला लेयर है, थिन, ये पतला होता है। देखिए यहाँ एक्साइन कितना चौड़ा है, इंटाइन बस एक लाइन है। तो यहाँ पर ऐसे दिखाया गया कि वो इंटाइन जो होता है वो बहुत ही पतला लेयर होता है और
लगातार होता है, कंटिन्यूअस होता है। देखिए यहाँ पे खाली जगह है, स्पोरोपोलेनिन या एग्जाइन का कोई पार्ट नहीं है, और यहाँ देखिए यहाँ ये हरे रंग जो है कंटिन्यू है, तो इसीलिए कहा गया है ये कंटिन्यूअस होता है। और बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन से। ये जो कंटिन्यूअस इंटाइन है ये बना हुआ है किसी से, सेलुलोज और पेक्टिन से। सेलुलोज और पेक्टिन जो है ये भी रेसिस्टेंट है, लेकिन ये आसानी से डिजोल्व हो सकता है, ठीक है। तो जब आसानी से डिजोल्व हो सकता है तो यहाँ से जो भी मटेरियल निकलना है वो निकल सकता है, ठीक है। लेकिन एग्जाइन जो होता है वो हाईली रेसिस्टेंट होता है, वो डिजोल्व नहीं हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे जर्मपोर बना, ठीक है। उसके बाद है साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कोई भी सेल का जो ऊपरी लेयर होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और अगर प्लांट सेल है तो उसके ऊपर सेलुलोज का सेल वॉल होता है, और एनिमल सेल है तो सेल वॉल नहीं होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे अगर सेल की बात करें तो पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन एक सेल है, समझे। वो बाद में डबल सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन शुरू में वो एक सेल ही है। जैसे हम लोगों ने इससे पहले क्लास में पढ़ा था कि एक माइक्रोस्पोर होता है, क्या होता है, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर किस चीज से बना था, पोलन मदर सेल से बना था। किससे बना था, पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल क्या था, डिप्लॉयड था। पोलन मदर सेल क्या था, डिप्लॉयड था। उसमें क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था। उसमें मियोसिस हुआ था, मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है, 4 सेल का ग्रुप बनता है, 4 सेल का ग्रुप बनता है। इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो सब क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड होने के बाद ये क्या होता है, सब बिखर जाता है। सब क्या होता है, बिखर जाता है। तो बिखर जाता है तो क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। ये 4 क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। अब ये माइक्रोस्पोर क्या होगा, पोलन ग्रेन में डेवलप होगा, डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। ये क्या होगा, चारों पोलन ग्रेन में डेवलप होगा। तो कैसे डेवलप होगा, देखिए एक सेल है, उसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस। और वो भी क्या होगा, अनइक्वल माइटोसिस होगा। क्या होगा, अनइक्वल माइटोसिस। अनइक्वल माइटोसिस। माइक्रोस्पोर में क्या होगा, अनइक्वल माइटोसिस होंगे। तो अनइक्वल माइटोसिस कैसे होगा, अनइक्वल स्पिंडल फाइबर बनेगा। एक को बता रहे हैं, ये क्रोमोसोम है मान लीजिए, और इसमें क्या होगा, अनइक्वल स्पिंडल फाइबर बन रहा है। यहाँ छोटा स्पिंडल फाइबर, यहाँ बड़ा स्पिंडल फाइबर। तो इससे क्या होगा, एक सेल बड़ा बनेगा और एक सेल बिल्कुल छोटा बनेगा। ये हो जाएगा वेजिटेटिव सेल, और ये हो जाएगा जेनरेटिव सेल। ये क्या हो गया, ये हो गया वेजिटेटिव सेल, ये न्यूक्लियस है, और ये भी न्यूक्लियस है जो जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन्स 2 सेल्स। एक परिपक्व पोलन ग्रेन में कितने सेल्स होंगे, 2 सेल होंगे। कौन होंगे, एक वेजिटेटिव सेल होगा, दूसरा जेनरेटिव सेल होगा। वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या होगा, बड़ा होगा, हैज एबंडेंट फूड रिजर्व। साइटोप्लाज्म ज़्यादा है तो फूड रिजर्व भी ज़्यादा होगा, तो फूड रिजर्व ज़्यादा होगा, इसमें एबंडेंट होगा, ज़्यादा होगा। और हैज लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस होगा बड़ा साइज का होगा और इरेगुलर होगा, वो
एक ढंग का सर्कुलर नहीं होगा, ठीक है, या ओवल कह सकते हैं, ओवल नहीं होगा, वो क्या होगा, इरेगुलर होगा। उसके बाद है जेनेटिव सेल, स्मॉल स्पिंडल शेप विथ डेंस साइटोप्लाज्म, ये छोटा होगा, स्पिंडल शेप धुरी नुमा होगा, और साइटोप्लाज्म कुछ ज़्यादा ही इसमें घना होगा, ठीक है। उसके बाद है हैज़ ए न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होगा इसमें, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। अब ये इतना बड़ा सेल है, वेजिटेटिव सेल ज़्यादा बड़ा है, जेनेटिव सेल छोटा है, तो जेनरेटिव सेल ऐसा लग रहा है कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। हालांकि दोनों सेल अलग अलग है, वेजिटेटिव सेल अलग है, जेनेटिव सेल अलग है, लेकिन वेजिटेटिव सेल जेनेटिव सेल एक ही पॉलन ग्रेन के डब्बे में बंद है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि छोटा वाला सेल बड़े वाले सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, तैर रहा है। 60% से ज़्यादा पौधे ऐसे हैं जो अपना पॉलन ग्रेन 2 सेल की स्टेज में निकाल देते हैं। फूल वाले पौधे 60% से ज़्यादा, ठीक है, क्या करते हैं, अपना पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में ही छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। जैसे बताया था कि ये पॉलन ग्रेन का बाहरी स्ट्रक्चर है, और ये अंदर का स्ट्रक्चर है। इसमें 2 सेल है, एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा जेनरेटिव सेल। तो 2 सेल स्टेज में क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है और वो कहाँ जाएगा, तो स्टिग्मा पे जाएगा, स्टिग्मा पे आएगा, यहाँ से वो कहाँ जाएगा, स्टिग्मा पे आ जाएगा, ठीक है। और रेस्ट जो प्लांट है 30% या उससे 40% या उससे कम, वो क्या है, प्लांट शेड दियर पॉलन ग्रेन्स एट 3 सेल स्टेज। वो क्या है, 3 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन को निकालता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो तीसरा सेल कहाँ से आया, तो ये जो वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल है, इसमें जेनेटिव सेल को एक बार और माइटोसिस से गुजरना पड़ता है, और वो माइटोसिस करके 2 सेल यानी 2 गैमेट बनाएगा, ठीक है, 2 मेल गैमेट बनाएगा। क्योंकि ये जो पॉलन ग्रेन है वो क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, तो वो कौन सा गैमेट बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा। तो ये मेल गैमेट जो बनाएगा तो वो या तो स्टिग्मा पे आने के बाद मेल गैमेट बनाएगा, या नहीं तो मेल गैमेट बन करके यहाँ से रिलीज होगा। कहाँ से, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम था, माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ से या तो 2 सेल स्टेज में रिलीज होगा, ज़्यादातर 60% से ज़्यादा प्लांट में, या नहीं तो 3 सेल स्टेज में रिलीज होगा। तो 3 सेल स्टेज में जब रिलीज होगा तो वो क्या होगा कि जेनरेटिव सेल में माइटोसिस एक बार और होगा और वो 2 मेल गैमेट बन चुका होगा, ठीक है। तो वो टोटल 3 सेल हो गया, 1 वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट। तो यहाँ पर इस तरह से, और जो 2 सेल स्टेज में आएगा वो वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल ही आएगा। यहाँ पे क्या होगा, इसी जेनेटिव सेल में माइटोसिस होगा और 2 मेल गैमेट बनेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे उसी को लिख दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। द 3 सेल pollen grain contains 1 vegetative cell and 2 male gametes. The 2 male gametes formed due to mitosis. ये याद रखना है हमेशा। देखिए आपको इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन का तो चैप्टर है, लेकिन आपको सवाल माइटोसिस मियोसिस से भी आएगा, ठीक है, कि कहाँ पे माइटोसिस होता है, कहाँ पे मियोसिस होता है। तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो क्या होगा, यहाँ पे जेनेटिव सेल में माइटोसिस डिवीजन होगा तो 2 मेल गैमेट बनेगा। उसके बाद है वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में पॉलन ग्रेन की जो जिंदा रहने की जो लाइफ, जिंदा रहने की जो टाइम पीरियड है वो कितनी है, ठीक है। तो वो अलग अलग प्लांट स्पेसीज में पॉलन ग्रेन की जो वायबिलिटी है
वो अलग अलग होती है। किसी में लंबी वायबिलिटी होती है, वो कहीं भी पड़ा रहेगा, वो अच्छे स्टेज में रहेगा, जिंदा रहेगा, यानी कहने का मतलब वो बहुत देर के बाद भी अगर पॉलन ये स्टिग्मा तक पहुंचता है तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे भी होते हैं जो यहाँ से एंथर से रिलीज होने के बाद, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा देर तक सही कंडीशन में नहीं रहता है, वो मर जाता है, वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो वायबिलिटी उसको कहते हैं कि वो कितने देर तक कैपेबल है, एबल है, और उसके बाद वो डिजेनरेट कर जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए दिखाया गया यहाँ कि वो किस बात पे डिपेंड करेगा, प्रिवेलिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, माहौल में टेम्परेचर कितना है और उसकी ह्यूमिडिटी क्या है, उस माहौल में ह्यूमिडिटी यानी नमी कितनी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि प्लांट की स्पेसीज क्या है। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो वो उसका जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है कि वो बड़ा जल्दी ही वो वायबिलिटी को खो देगा, और कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिसका जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि वो लंबे समय तक अपनी वायबिलिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पॉलन ग्रेन मस्ट रीच टू स्टिग्मा बिफोर लूज वायबिलिटी, यानी कि पॉलन ग्रेन को अपने वायबिलिटी को बिना खोए हुए कहाँ स्टिग्मा तक पहुंचना है। अगर स्टिग्मा तक पहुंचा, अब पहले ही वायबिलिटी उसकी खत्म हो चुकी है, तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए क्या है कि वायबिलिटी को खत्म होने से पहले उसको स्टिग्मा तक पहुंचने का है। क्यों? टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन, तभी फर्टिलाइजेशन सुनिश्चित होगा। अगर फर्टिलाइजेशन को पूरा कंफर्म करना है तो उसके लिए वायबल स्टेज में ही पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक क्या करना होगा, पहुंचना होगा। उसके बाद है वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन इज डिफरेंट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। अलग अलग प्लांट स्पेसीज में पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी वो अलग अलग होती है। अभी देखते हैं उसको, वो कौन सा प्लांट है। स्टूडेंट, तो अब हम लोग देखते हैं कि कुछ सीरियल्स ऐसे हैं, सीरियल्स बोले तो अनाज, जिसमें गेहूं, चावल, मकई ये सब आते हैं। तो गेहूं और चावल जैसे सीरियल्स में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स आफ्टर रिलीज। कहने का मतलब ये हुआ कि एंथर से जैसे ही पॉलन ग्रेन रिलीज होगा तो आधे घंटे के अंदर अंदर क्या होगा कि उसको स्टिग्मा तक पहुंचना होगा, ठीक है। अगर स्टिग्मा तक आधे घंटे के अंदर में नहीं पहुंचता है तो आधा घंटा में उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी, वो खराब हो जाएगा। आधा घंटा से लेट से अगर पहुंचा, आधा घंटा के बाद अगर पहुंचा, तो वो क्या होगा कि वो पहुंच तो जाएगा स्टिग्मा पे, लेकिन जर्मिनेशन नहीं होगा उसका, उसमें फिर मेल गैमेट नहीं बनेंगे, वो जो वेजिटेटिव सेल है उससे पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा, वो स्टिग्मा ये एम्ब्रियो सैक में जो एग है वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो वायबिलिटी है बहुत कम है, किसमें, सीरियल्स में। और कुछ मेंबर्स हैं रोजेसी। रोजेसी एक फैमिली है जिसमें रोज आते हैं। उसका लेगुमिनेसी ये फैमिली है दाल की, जिसमें पल्सेज आएंगे। और सोलेनेसी ये आलू की फैमिली है। तो इन सब पौधों में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी जो होती है वो महीनों तक रहती है, यानी कि कहीं पर भी गिरा रहेगा, पड़ा रहेगा, वो 1 महीना तक कम से कम क्या होगा कि वो सही सलामत रहेगा, अच्छे कंडीशन में रहेगा। और इस बीच में कभी भी वो स्टिग्मा पे जाएगा तो क्या होगा, वो पॉलन ग्रेन काम कर जाएगा। पॉलिनेशन होने के बाद जर्मिनेशन होगा, यानी कि पॉलन ट्यूब बनेगा, मेल गैमेट बनेगा, फिर वो आगे का जो भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट है, वो सब होने लगेगा। आगे है पॉलन ग्रेन को स्टोर भी किया जा सकता है। जिस तरह से हम आगे देखेंगे कि मेल गैमेट को स्टोर किया जा सकता है, कैसे, तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन और -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर हम पॉलन ग्रेन को या मेल गैमेट स्पर्म को, ठीक है, प्रिजर्व कर देते हैं तो वो उसकी वायबिलिटी ख़त्म नहीं होती है, उसकी वायबिलिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। और उसको हम स्टोर करके लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं, और जब ज़रूरत होगा तब उसको हम इस्तेमाल करेंगे। और इसका एक और फ़ायदा है कि हम ट्रांसपोर्टेशन भी इसका कर सकते हैं, यानी कि विदेश से दूसरे
देश से हम क्या करेंगे, अच्छे क्वालिटी का पोलन ग्रेन, अच्छे क्वालिटी का सीमेन हम क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं अपने देश में, और यहाँ के प्लांट को पॉलिनेट करा के क्या कर सकते हैं, एक हाइब्रिड तैयार कर सकते हैं। उसी तरीके से एनिमल में भी हम वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्पर्म की तरह पोलन ग्रेन को भी क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है या प्रिजर्व किया जा सकता है। कैसे मीडियम में, इसको याद रखिएगा, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर फ्यूचर यूज, बाद के लिए। स्टोर्ड पोलन ग्रेन्स कैन बी यूज्ड फॉर पोलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक। ये पोलन बैंक या सीड बैंक क्या होता है, देखिए सीड बैंक वो क्या है कि एक जगह जहाँ पर कई प्रकार के सीड इकट्ठा किए जाते हों, और उस सीड का डिटेल उसके साथ होता है कि ये कौन से एरिया में उगने वाला है, कितने टेम्परेचर में उगने वाला है, इसका रिलेटेड प्लांट क्या है, इसका नाम क्या है, ये कैसा होता है, यानी कि जितना भी कैरेक्टर है उसका, उस सब को उसके साथ लिख दिया जाता है सीड के साथ, ताकि फ्यूचर में कभी उसकी वैसे प्लांट से अगर क्रॉस कराने की जरूरत हो या वैसे प्लांट को हमको उगाने की जरूरत हो तो वो हम सीड को वहाँ से ले सकें, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ सीड को एक जगह इकट्ठा किया जाता है उसके डिटेल के साथ, ताकि फ्यूचर में उसका इस्तेमाल हो सके, चाहे वो ब्रीडिंग प्रोग्राम हो या फिर आगे ये पेड़ को उन्नत नस्ल बनाने का ये कोई प्रोग्राम हो। तो इस तरह से क्या होता है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले सीड को रखा जाता था, अब टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप्ड हो गई है, तो अब क्या है, पोलन ग्रेन को भी उसके डिटेल के साथ क्या किया जाता है, उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है ताकि परेशानी कम हो। सीड में क्या होगा, सीड को हम पहले हम ग्रो करवाएंगे, उसमें फूल होगा, फूल में फिर पोलन ग्रेन होगा, उसके बाद पोलन ग्रेन क्या होगा, किसी स्टिग्मा पे जाएगा, पॉलिनेशन होगा। तो ये जो इतना वक्त लगा सीड से लेकर के मैच्योरिटी तक पेड़ के, तो वो तो बच जाएगा अगर हम पोलन ग्रेन को प्रिजर्व कर लेते हैं। तो पोलन ग्रेन को हम सीधा रख देंगे किसमें, स्टिग्मा पे, उसको हमको पेड़ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फायदा होगा अगर हम पोलन ग्रेन को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए कि पोलन ग्रेन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो पोलन ग्रेन गैमेटोफाइट है, वो क्या है कि मेल गैमेट बनाता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो डबल लेयर का होता है, एक होता है एक्साइन, एक होता है इंटाइन। एक्साइन हार्ड होता है, वो रेसिस्टेंट होता है, इंटाइन जो होता है वो रेसिस्टेंट कम होता है, एक्साइन जो है वो डिसकंटिन्यूस होता है, इंटाइन कंटिन्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये पोलन ग्रेन के अंदर में दो सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होता है, बड़ा होता है, जेनेटिव सेल होता है, छोटा सेल होता है। उस जेनेटिव सेल से फिर या तो मेल गैमेट बन करके वो रिलीज होता है 3 सेल स्टेज में, या नहीं तो 2 सेल स्टेज में ही रिलीज होता है। पोलन ग्रेन पे जाएगा, जर्मिनेशन होगा, उसके बाद फिर क्या होगा कि उसमें 2 मेल गैमेट बनेगा जेनेटिव सेल से माइटोसिस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसका हम लोग वायबिलिटी देखें कि वायबिलिटी में क्या है कि कुछ पोलन ग्रेन ऐसे हैं जो लंबे समय तक वायबल रहते हैं, और कुछ पोलन ग्रेन ऐसे हैं जो बहुत ही कम समय तक, आधे घंटे के अंदर में उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ये हो गया। उसके बाद है, ये एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको NCERT का एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल को, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है। जितना हम यहाँ पे लिखवा दिए हैं उसको याद कर लीजिए। ज़्यादातर चांस रहता है ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपको नीट में पूछे जाएंगे, और जो भी दूसरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो भी एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिया जाता है उसको याद कर लीजिए। तो किसमें पोलन ग्रेन की वायबिलिटी ज़्यादा है, किसमें कम है, वो आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद क्या है कि पोलन ग्रेन को हम स्टोर कर सकते हैं, यानी कि उसकी वायबिलिटी को हम लंबे समय तक मेंटेन कर सकते हैं। कैसे, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक का मतलब हुआ कि लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। उसका इस्तेमाल सीड बैंक के जैसे पोलन बैंक की तरह किया जाता है ताकि हम आगे ब्रीडिंग प्रोग्राम में उसको यूज कर सके। अब आगे है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन से की क्या महत्ता है, ठीक है। हमारे लिए आर्थिक रूप से पोलन ग्रेन कितना बेनिफिशियल है और कितना हार्मफुल है, या कितना एडवांटेजियस है और कितना वो डिसएडवांटेज है, नुकसानदेह है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट है कि पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज काउज सीवर एलर्जी, बहुत ज़्यादा एलर्जी काउज करता है। एलर्जी क्या होता है,
जो बाहरी सब्सटेंस हमारे बॉडी को सूट नहीं करता है, अगर हमारा बॉडी उससे एक्सपोज होता है तो हमारे अंदर क्या होता है, एक अजीब एक्टिविटी डेवलप होती है जिससे वो बेचैनी पैदा करती है, खांसी हो सकता है, छींक हो सकता है, बुखार लग सकती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एलर्जी है। तो ऐसा पॉलन ग्रेन से भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसी एलर्जी को हम क्या कहते हैं, हे फीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, हे फीवर कहते हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पेसीज, कई सारे स्पेसीज हैं प्लांट की जो बहुत ही खतरनाक सीवर एलर्जी काउज करती है और उसको हे फीवर कहते हैं। एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, हमारे ब्रोंकस में ही प्रॉब्लम ला देता है। ये ट्रैकिया है, ठीक है, विंड पाइप, और ये नीचे चल करके दो हिस्से में बढ़ जाता है, तो ब्रोंकस उसको कहते हैं। और फिर वो आगे और ज़्यादा हिस्सों में बढ़ जाता है, छोटा छोटा पतला पतला ट्यूब बन जाता है, उसको ब्रोंक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस आता है, उस ब्रोंकस में भी प्रॉब्लम ला देता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए नुकसानदेह काम कर रहा है। उसके बाद क्या है कि दिस ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और अगर इसका एक्सपोजर लंबे समय तक होगा, पॉलन ग्रेन जो है जो ब्रोंकियल एफ्लिक्शन ला देता है या एलर्जी लाता है, अगर इसका लंबे समय तक एक्सपोजर होता है, यानी हमारे नाकों में ये बार बार जाता रहता है, तो क्या होता है कि इससे अस्थमा जैसा प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रोंकाइटिस जैसा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और आगे देखते हैं इसका फायदा क्या है। स्टूडेंट, तो अब देखते हैं, एक पॉलन ग्रेन एलर्जी काउज करता है जिसका नाम है पार्थिनियम या कैरोट ग्रास। ये कैरोट ग्रास जो है वो गेहूं के साथ वो उग जाता है, और गेहूं के खेत में वो गेहूं के फसल को उगने में प्रॉब्लम करता है, वो उसको उगने से रोकता है, ताकि ये इसलिए ऐसा होता है कि गेहूं का जो न्यूट्रिएंट चाहिए वही न्यूट्रिएंट इसको भी चाहिए, तो क्या होगा कि ये उसके ग्रोथ को कम कर देगा, ठीक है। और एक तो ये प्रॉब्लम हो गया, कैरोट ग्रास वीड की तरह काम करता है। दूसरा कि इसका जो पॉलन ग्रेन है, वो पॉलन ग्रेन क्या करता है, अगर नाक में चला जाए तो वो क्या करता है, पॉलन एलर्जी काउज करता है, ठीक है, जिसको हम हे फीवर कहते हैं। तो इसको भी याद रखना है, कैरोट ग्रास या पार्थिनियम क्या करता है, पॉलन एलर्जी काउज करता है, ठीक है। उसका फायदा क्या है इसका, पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉलन टैबलेट, पॉलन का टैबलेट के फॉर्म में पॉलन ग्रेन को इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, किस फॉर्म में, तो पॉलन टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, फूड सप्लीमेंट के तौर पर लिया जाता है, ताकि ये न्यूट्रिएंट हमको दे, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा भी रोज लेते हैं तो हमारा क्या होगा, बॉडी में क्या होगा, हेल्दी, हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा, ठीक है। और इसको ज़्यादातर कौन लेता है, तो एथलीट्स लेता है, रेस हॉर्स को दिया जाता है। एथलीट्स इसलिए लेता है क्योंकि उसको ज़्यादा ताकत चाहिए अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, अपने बॉडी वेट को बढ़ाने के लिए। और रेस हॉर्स को इसलिए दिया जाता है ताकि ये अच्छा परफॉर्मेंस रेस ग्राउंड में कर सके, वो अपने आप को ज़्यादा फास्ट दौड़ सके, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद है एक बी पॉलन। ये बी पॉलन क्या है, पॉलन ग्रेन का ही एक फॉर्म है जो पॉलन बॉल की तरह होता है। और कौन इसको तैयार करता है, वर्कर हनी बी। वर्कर हनी बी क्या करता है, इसको पिलेट के फॉर्म में, छोटे छोटे दाने के फॉर्म में क्या करता है कि पॉलन ग्रेन को एक रूप दे देता है, और उसको हम क्या कहते हैं, बी पॉलन कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन का इस्तेमाल क्या है, पॉलन टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, बी पॉलन के फॉर्म में क्या किया जाता है, इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू है इसका, तो इसलिए क्या होता है कि इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। और जिसको भी जल्दी से अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो वो ऐसे टैबलेट का या पॉलन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकता है। और इसका ये भी याद रखना चाहिए कि अगर हम बागीचे में जाते हैं और अचानक छींक आती है, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पॉलन ग्रेन हमारे नाक में चला गया है, या आँख में चला गया है, जिससे वो क्या होता है, आँख वाटरी हो जाता है
और इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर किसी को पॉलन एलर्जी है तो वो ऐसे जगहों पर जाने से परहेज करे, ठीक है। और नीचे यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझिए और इसको आप नोट भी कर सकते हैं, फिगर बना सकते हैं। आप लोग को एक और चीज़ रिकमेंड किया जा रहा है कि एनसीईआरटी बुक में जितने भी फिगर हैं और लेबल्ड फिगर हैं, जिसका इस तरह से लेबलिंग किया हुआ है, उसको ज़रूर आप लोग बनाएंगे ताकि आपको फिगर दिमाग में आ जाए और जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखने बैठेंगे तो फिगर आपको हेल्प करे लिखने में, ठीक है। और इसको सुनिए, बार बार देखिए और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगले लेक्चर में दूंगा, ओके। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला वीडियो, जो अगला टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टील। अब हम लोग फ्लावर के फीमेल पार्ट को पढ़ेंगे, तो उसका वीडियो आपको आसानी से आपके मोबाइल में चला जाए और देख सकें, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके।